तो देखिए बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके पास में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर पहला ही है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लिंग गुणसूत्र निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से नहीं है। तो क्या है? बंदर है, चीता है, तितली है, मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा कि मछली, सॉरी, छिपकली। तो छिपकली के अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, इस बात का याद रखना है आपको। अब बात करें बंदर के अंदर अगर कितने पाए जाते हैं, तो लगभग लगभग बात करेंगे, लगभग 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 48। अगर मैं चीते की बात करूंगा तो लगभग 38 से लेकर के 72 रहेंगे। तितली की बात करूंगा तो लगभग सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रहेंगे 180 लगभग में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो है वो आपके तितली के अंदर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। 380। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज के जो है क्वेश्चन नंबर 2, जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं वो किसके द्वारा संतान में आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राइबोसोम के द्वारा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्रोमोसोम के द्वारा है, प्लाज्मा के द्वारा, या फिर लाइसोसोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम, अर्थात उनको बोलते हैं गुणसूत्रों के द्वारा ये जो है संतान में लक्षण परिवर्तित होते हैं, या बोल सकते हैं ट्रांसफर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने की सहायता करती है, यानी कि जो टिश्यूज हैं उनकी बॉडी बिल्डिंग, यानी उनको अच्छे से मसल करना, बढ़िया तरीके से उनको बिल्डअप करना, और दूसरा अंगों में खाली जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने में कौन सा इनमें से सहायक है? कंडारा है, बसा है, ऊतक है, गार्तिका यानी एरियोलोरर है, या फिर उपस्थि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि गर्तिका। क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, गर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है अधिकतर बच्चे दे देंगे। ऐसा कोई ऊतक, ऐसा कोई टिश्यू, ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट जो कि बिना थके जीवन भर तक कार्य करता है, वो कौन सा होगा? तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो अधिक छात्र छात्राएं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का 5वां क्वेश्चन है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, यानी कि ब्लड और बोन के एग्जाम्पल कौन से होगा, यानी ब्लड और बोन कौन से एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगे? संयोजी ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, या फिर तंत्रिका ऊतक है? तो ये जो है किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में आते हैं। किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज का कार्य करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी छात्र छात्राएं जितने भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनके इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं हर वीडियो में कि जल्दी ही हमारा ऐप आने वाला है, जिसमें कि साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के और जीके जीएस के कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेंगी। और चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और थोड़ा अपना सपोर्ट भी करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है, यानी कि तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि और रक्त। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें रक्त और हड्डियां हैं, तो यहां आप देख सकते हो कि रक्त और अस्थि, हड्डियां हैं, ये उपस्थिति कार्टिलेज है। तो इन तीनों में से ये पूछ रहा नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका तंत्र नहीं होगा। कौन? संयोजी ऊतक नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन एक जंतु ऊतक नहीं है, यानी कौन सा एक जंतु ऊतक नहीं है? तो देखिए, जंतु का ऊतक नहीं है ये पूछा गया। सिंपल सी बात ये है प्रश्न में कि जंतु का ऊतक कौन सा नहीं है? पेशी ऊतक नहीं है, दृढ़ ऊतक नहीं है, उपकला ऊतक नहीं है, तंत्रिका ऊतक नहीं है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नहीं, दृढ़ ऊतक नहीं होता है, पेशी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, लेकिन दृढ़ ऊतक नहीं होता है। किनमें? जंतु ऊतकों में। क्वेश्चन नंबर 8, फिलोयम के
अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, यानी कि फ्लोएम वाहिका। सीधे बात है, देख लीजिए जहां वाहिका हो तो ये क्या है, चालनी नलिका है, फ्लोएम वाहिका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर ये बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा प्यारा है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि उसके अंतर का जो क्षेत्र है वो कोशिका का वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो पेरिकाइमा है और आपका क्लोरिकाइमा है या फिर स्क्लेरकाइमा है या जाइलम है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि पेरिकाइमा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। यानी पेरिकाइमा का जो अंतर कोशिका क्षेत्र है वो कैसा होता है, काफी हद तक बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा अद्भुत क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो ये नई वालों चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है, यानी कि सिंपल भी है और वो स्टेबल भी नहीं है, यानी दोनों चीज पूछिए, सिंपल और स्थायी। तो आपका ऑप्शन है क्लोरिकाइमा है, शीर्ष विभाजित कोशिका है, या जाइलम है, या फिर पेरिकाइमा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्या है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। तो जाइलम कैसा है, सरल नहीं है। जाइलम कैसा है, एक जटिल होता है बेटा। कैसा होता है, जटिल ऊतक पदार्थ होता है। कुछ दिन से हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब रही है, तो हम माफी चाहते हैं, वीडियो आपको समय पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज से, तो काफी दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी, अब थोड़ा बेहतर हुआ है, तो मैंने आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए प्रयास किया है। चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है। संकुचनशील यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, अस्थि ऊतक है, या रुधिर ऊतक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संकुचन करता है, तो संकुचन के लिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पेशी ऊतक होता है। क्या होता है, पेशी ऊतक होता है। उम्मीद करता हूँ 25 क्वेश्चन साइंस के मैं हर बार लेके आता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे से आप उन्हें पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और रेलवे के लिए और यूपीएसआई के लिए जितने भी साइंस में या अधिकतर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, साइंस से जहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहीं से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कोई एक एनालिड प्राणी नहीं है, यानी कि एनालिड संघ का प्राणी नहीं है। नीरस, केंचुआ, जोंक या समुद्री अर्चिन। तो तीनों ऊपर वाले नीरस, केंचुआ और जोंक वो एनालिड के हैं, लेकिन समुद्री अर्चिन नहीं है। और इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है दोस्तों। तो इन वाले क्वेश्चन पे बड़ा विशेष ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, यानी कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बड़ा अटपटा सा, मोलस्का, निमेटोडा, ऑर्थोपोडा या फिर एकिनोडर्मेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। क्या होगा, यानी ये सारे संघ के नाम है बेटा, किसके हैं, संघ के नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। डैश श्वसनी उत्सर्जक उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो सीधी बात है, ऑप्शन नंबर 8 ठोक दीजिए, स्पंज होते हैं। क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। टेप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म और लिवर फ्यूज ये नहीं होते हैं, क्या होते हैं, स्पंज होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, यानी कि इनमें से जो कौन सा जंतु बाकी 3 से क्या है, भिन्न है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, या केंचुआ है, मेढक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ABCD की फॉर्म में कमेंट बॉक्स में सभी छात्र छात्राएं हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, यानी कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है। तो समुद्री कुकुम्बर है, समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, या समुद्री बाघ है। तो इसमें से एक मछली पूछी गई है, तो मछली का आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्री घोड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं चीजों का, और साइंस के बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लाया हूं। पीछे हुए लेक्चर में मैंने स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे उसमें। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं, यानी जो मछलियां होती हैं वो जो वेस्ट होता है उसका जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन मतलब उसको रिलीजिंग कैसे करती हैं, किस तरीके से करती हैं। तो श्वेत लवण के रूप में करती हैं, यूरिया के में करती हैं, यूरिक एसिड
यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। किसमें? अमोनिया के रूप में करती हैं। किसमें करती हैं? अमोनिया के रूप में करती हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक जो प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जो मैंने आपको यहां पर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है आपको, कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है, गौरैया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, गुंजन पक्षी। इसी को हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, हमिंग बर्ड को बोल सकते हैं। हमिंग जो बर्ड होता है उसी की प्रजाति का एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा पक्षी पूछा है और वो भी जीवित पक्षी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी जीवित सॉरी कोशिका का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के ए, इस तरीके से दे रहा हूं मैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी असमतापी है? असमतापी है। तो यहाँ पर डॉल्फिन है, शार्क है, व्हेल है, या फिर आपका सूस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि शार्क। शार्क कैसा है? असमतापी होता है। क्या होता है? असमतापी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? ये वाले बात पे ध्यान देना पड़ेगा। केकड़ा, वरुथी, बिच्छू या मकड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि केकड़ा। क्या होगा? ए राइट होगा, केकड़ा। ये तीनों एक ही वर्ग से रिलेट रखते हैं जिसका नाम होता है आपका अर्कनीडा। संघ का नाम है अर्कनीडा। और ये वाला जो है वो आपका आता है क्रस्टेसिया। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ये अर्कनीडा के अंदर आते हैं तीनों, और केकड़ा जो आता है वो आता है क्रस्टेसिया के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। आपसे पूछा गया था वर्ग में नहीं है, तो ये तीनों एक ही वर्ग के हैं और ये एक भिन्न वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, यानी मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा जो है कीट भक्षी मछली है? इसमें से हिल्सा है, लेविया है, या फिर गैम्बूसिया है, या फिर मिस्टस है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। कौन है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या करती है? मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मछली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन पक्षी, ये बड़ा इंपोर्टेंट और अद्भुत क्वेश्चन रहता है। ये बड़ा इंपोर्टेंट और अद्भुत क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, फिर या अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। दूसरा सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ये जो है एक तरीके से महासागर हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है, यानी किसी एक सर्प का भोजन, यानी किसी एक सांप का जो भोजन है वो मुख्य रूप से अन्य सर्पों का भोजन है। तो रेटल सर्प है, रसल प्रदाकू है, या फिर करेत है, या फिर किंग कोबरा है। तो किंग कोबरा, हाँ वही, समझ रहे हैं ना, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? किंग कोबरा होगा। यानी कि इसको अगर मैं बोलूं सिंपल भाषा में, जैसे आप नाक दूध पिलाते हैं उसी तरीके से, तो ये क्या है आपका? किंग कोबरा। क्या बोलते हैं? किंग कोबरा। इसको क्या बोलेंगे हम? नागराज। क्या बोलेंगे? नागराज। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी 25 तक। आज का जो लास्ट प्रश्न बचा है दोस्तों आपके पास में, जो है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ये आपको बताना है। तितली में, घोंघा में, या फिर गौरैया में, या सलम यानी कि मौत में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यानी कि घोंघा एक ऐसा जीव है जिसके पास में लिंग का निर्धारण क्या नहीं होता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यानी कि आपसे पूछा गया है विटामिन जो है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लैंड स्टीनर है, फंक है, लिंडमेन है, या वॉटसन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी कब करी थी? 1912 में करी थी दोस्तों। कब करी थी? 1912 ने।
फंक ने करी थी विटामिन की खोज। अगर बात करें लैंड स्टीनर की, तो इनने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी बेटा। किसकी करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप होते हैं आपके 4 प्रकार के, ए बी और ओ। कहानी क्लियर है दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वाटसन क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल तैयार किया था, डीएनए मॉडल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बड़ा ही प्यारा और बेहतरीन प्रश्न है जो कि साइंटिस्ट पे पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी आंवले के अंदर पूछा गया है दोस्तों, आंवले के अंदर कौन सा विटामिन? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विटामिन सी। यानी आंवले के अंदर जो है वो विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी खट्टे फल हैं उनके अंदर मोस्टली जो है विटामिन सी पाया जाता है। अब यहाँ संतरा होता या संतरे के अलावा कुछ और होता, तो वहां पर क्या है? विटामिन सी पाया जाएगा दोस्तों। क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। अगर थोड़ा सा खट्टापन है तो वहां पर विटामिन सी भी थोड़ी सी मात्रा में पाया जाएगा फल के अंदर, और सब्जियों के अंदर भी होता है ऐसा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ये आपसे पूछे गए हैं कौन सा विटामिन है जो कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ क्या आंसर आप करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी विटामिन बी। अब विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है, यानी विटामिन जो बी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कि विटामिन बी है आपका B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B7, B9 और B12। तो ये जो है आपके पास विटामिन हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती हैं। और ये जो विटामिन है, ये विटामिन आपकी वाटर सॉल्युबल होती हैं बेटा, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं ये। तो इस बात का याद रखना है आपको कि जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। इसमें एक विटामिन और आता है आपका जो जल में घुलनशील विटामिन है, जिसके लिए बोलते हैं विटामिन सी। क्या बोलते हैं? विटामिन सी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर हम 3 तक क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। आपसे विटामिन डी का केमिकल नेम पूछ रहे हैं, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इनमें से कोई नहीं है। तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो होगा आपका कैल्सीफेरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टोकोफेरॉल किसका होता है? तो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का नाम। किसका नाम होता है बच्चा? विटामिन ई का नाम होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से देख सकते हैं आप, विटामिन टोकोफेरॉल है विटामिन ई का नाम है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड का जो है वो विटामिन सी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? यानी कि जो कैल्शियम है उसका स्तर बनाने में मदद करता है। बड़ा बेसिक सा ये प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कैल्शियम जहां आ गया वर्ड, जरा कैल्शियम आ गया, और बोल रहा है कि स्तर बनाने में रखने में मदद करता है। तो हम जानते हैं अच्छे तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डी यानी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि विटामिन डी ही ऐसा एक सोर्स है जो कि हमारी हड्डी यानी कि मसल से नहीं, सॉरी, हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कैल्शियम के स्तर को बनाने में क्या मदद करता है? विटामिन डी का उपयोग बहुत अच्छे से करी जाता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन? जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं बेसिकली। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक तो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन, और एक है आपके जल में घुलनशील। तो यहाँ 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक लिख दे रहा हूं मैं आपको, जो आपको हमेशा याद रहेगी। कीड़ा से याद रखेंगे आप दोस्तों। किससे? कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और यहाँ पर अगर मैं बता दूंगा आपको तो आप इसको याद रखेंगे। सिंपल सा टेक्निक है। वाटर सॉल्युबल है तो आप रखिए WBC,
डब्लू का मतलब यहाँ वाटर है, वाटर है, और बी का मतलब यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन सी है। तो यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं विटामिन को। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है आप देख लीजिए, बी और सी है जल में घुलनशील, और इसमें दे रखा है बी और सी यानी कि एक, और बी यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है विटामिन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बताइए। यानी कि आपसे पूछा गया विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि केमिकल नेम ऑफ द विटामिन बी1, केमिकल नेम ऑफ द विटामिन बी1। तो क्या है, राइबोफ्लोविन है, थायमिन है, नियासिन है या रेटिनॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, क्या है, थायमिन होगा। क्या है, थायमिन। राइबोफ्लोविन है आपका विटामिन बी2 का, नियासिन है आपका बी3 का, और रेटिनॉल है आपका ए का। तो ये सारे के सारे जो हैं सॉरी, यहाँ पर विटामिन का नाम है। तो मैंने विटामिन का नाम आपको बता दिया दोस्तों। यानी कि राइबोफ्लोविन जो होगा विटामिन बी2 होगा, नियासिन होगा बी3 होगा, और रेटिनॉल का होगा विटामिन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का क्या रहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम बताइए। बी12 का रासायनिक नाम बताना है। थायमिन है, राइबोफ्लोविन है, नियासिन है, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं पीछे मैंने अभी इसी प्रकार से कुछ नाम बताए, देख सकते हैं। राइबोफ्लोविन है, थायमिन है, और नियासिन है, रेटिनॉल है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे रखा है बी12। बी12 का रासायनिक नाम क्या होगा, बी12 का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमिन होगा, राइबोफ्लोविन होगा या नियासिन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसका जो नाम होता है वो होता है साइनोकोवाला, साइनोकोवालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है, विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग हो जाता है। मानसिक विकार और मंदबुद्धि, पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी1 है, विटामिन बी2, विटामिन बी3 है या विटामिन डी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि नियासिन की वजह से पेलग्रा हो जाता है दोस्तों। नियासिन की वजह से क्या हो जाता है, पेलग्रा रोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितने मैंने प्रश्न आपको बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। विटामिन की क्लास आज मैं ले रहा हूँ दोस्तों, बाकी साइंस की भी क्लास मैंने पीछे चैप्टर्स में ली थी मिक्स क्वेश्चंस पे। आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से अपना प्यार दे रहे हैं। हमारे चैनल पर, फेसबुक चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। इस प्यार को और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। आपको इस चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट का शॉर्ट टेक्निक, ट्रिक, कॉन्सेप्ट सारी चीजें मिलती रहेंगी पीवाईक्यूज। और आने वाले समय में हमारा ऐप भी आने वाला है दोस्तों, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में पढ़ाई के लिए कंटेंट बेस्ट बेस्ट मिलने वाला है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहें दोस्तों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आज क्वेश्चन नंबर 10। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो एनीमिया, सिंपल सी बात है, एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जो कि खून की कमी हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तो वहां पर उसमें दिक्कत आती है, उसका ब्लड कम हो जाता है दोस्तों, तो उसको एनीमिया रोग बोलते हैं। और एनीमिया रोग में क्या है, विटामिन बी12 है, विटामिन बी1 है, विटामिन बी3 है या विटामिन सी है। तो मैं चाहूंगा, मैंने आपको बता दिया कि ये खून की कमी से होता है। किससे कमी से होता है, खून की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, आप ए बी सी डी की फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, ए बी सी डी की फॉर्म में आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। अभी मैंने बताया था आपको पीछे के विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, नियासिन है, निकोटिनिक अम्ल है या उपयुक्त दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा आपसे कमेंट में दें आप, क्योंकि मैंने अभी इसी पीछे बताया है। इसका आंसर आप कमेंट में दें, और कमेंट में जब आप आंसर देंगे तो बड़े ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी सी डी की फॉर्म में देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बड़े ध्यान से दीजिए। नियासिन है, निकोटिनिक अम्ल है, उपयुक्त तो दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर बहुत अच्छे से और ध्यान से दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 12। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो हरी सब्जियों के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है या विटामिन डी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि विटामिन ए पाया जाता है। हरी सब्जियों के अंदर जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। कुछ मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, विटामिन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली के यकृत यानी कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कोड लिवर ऑयल आता है, आपने सुना होगा कोड लिवर जो ऑयल आता है उसमें विटामिन ए होता है। तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि ये सब्जियां दे रखी हैं कुछ आपको, इसमें पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी कौन से में पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, ये आप देख सकते हैं। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, कुछ मात्रा में सी भी पाया जाता है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए पीछे चला गया क्वेश्चन, ये रहा। तो विटामिन सी कौन से में पाया जाता है, ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो विटामिन सी जो पाया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मिर्च के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिर्च के अंदर पाया जाता है। जो आपकी ग्रीन चिली होती है उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? यानी विटामिन ए आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? सेब में, पपीते में, अमरूद में या आम में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, मैं चाहता हूं मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राएं ऑप्शन नंबर के हिसाब से आंसर करेंगे, और वो भी करेंगे आप कमेंट में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। विटामिन बी, सॉरी, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत पूछा है। सेब में, पपीता में, अमरूद में या आम में, किसमें पाया जाता है? ये आपको आंसर में बताना होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? यानी कैल्शियम को अवशोषण यानी कि एब्जॉर्ब करने में सहायक होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी विटामिन डी। क्या है दोस्तों? विटामिन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल, चावल आपने खाया होगा दोस्तों, जब आपने चावल खाया है तो उसको फील करिएगा थोड़ा सा, तो आपको मीठा मीठा लगता है, और मीठा लगता है तो विटामिन ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा है। मैं बाकी विटामिन के नाम आपको बता चुका हूँ। विटामिन का बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, कोड लिवर यानी कि यकृत ऑयल किस जीव में पाया जाता है? तो जैसा कि मैंने भी पीछे बताया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी मछली के अंदर। किसके अंदर? मछली के अंदर पाया जाता है दोस्तों। कोड लिवर ऑयल यानी कि मछली के यकृत से निकाला जाता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत है ये विटामिन ए का। नेक्स्ट बात करते हैं 19, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए जो है वो स्टोर कहाँ रहता है, मानव के कौन से अंग में स्टोर रहता है, यानी कि वो संचित कहाँ रहता है? तो आमाशय यानी कि पेट के अंदर, यकृत यानी लिवर में है, किडनी यानी कि किडनी यानी कि मतलब गुर्दे में, फेफड़े यानी लंग्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यकृत में रहता है। क्या रहता है बेटा? यकृत में। यानी कि विटामिन ए जो है वो यकृत के अंदर स्टोर रहता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बातें याद रखिएगा। यानी कि हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। हार्मोन की तरह कौन सा ऐसा विटामिन है जो कार्य करता है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी। ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों में फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, उनको मजबूत रखने के लिए विटामिन डी का उपयोग किया जाता है। तो विटामिन डी ही ऐसा एक विटामिन होता है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं, कौन सा विटामिन रुधिर के जमने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन है जो कि जिम्मेदार होता है? यानी कि जैसे आपका ब्लड निकल गया, ब्लड निकलने के बाद कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। अगर वो बह रहा है तो किसी ना किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो चुका है, या फिर उसको कोई ब्लड का रोग हो चुका है, जो कि उसका ब्लड रुक नहीं रहा है दोस्तों। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, आप बात क्लियर समझ गए होंगे। तो इसमें बोला गया है कि रुधिर के जमने के लिए, यानी कि रुधिर में जमने के लिए कौन सा ऐसा विटामिन है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो अगर किसी के चोट वगैरह आ गई तो उसका ब्लड बहता रहेगा और उसकी जान भी जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं, चर्म रोग, ये देख रहे हो चर्म रोग,
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग, अभी जैसे मैंने अभी पीछे आपको पेलेग्रा बताया था, आपको उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताई थी सारी चीज़ें, विटामिन बी12 है, विटामिन ई है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी5 है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहूँगा और इसमें मैं बना देता हूँ आपके लिए ए और बी, ठीक है? तो एक तो ये है कि आपको बताना है विटामिन का नाम। अगर आप सभी ने हमारा पूरा पीरियड लेक्चर देखा है, प्रीवियस लेक्चर देखे हैं सारे, तो आप बताएँगे विटामिन का नाम। जैसे कि विटामिन बी12 का नाम बताएँगे आप क्या है, ठीक है? और विटामिन ई का नाम बताएँगे आप क्या है? और क्वेश्चन बी के लिए आप बताएँगे विटामिन बी6 का नाम और बी5 का नाम बताएँगे दोस्तों। ये प्रश्न का आंसर आप मुझे अलग से देंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 के इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 में बताएँगे ए, बी, सी और डी में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अलग से हैं, तो इसी फॉर्म में दीजिएगा आप ए और बी की फॉर्म में आंसर मुझे। ठीक है दोस्तों? ये है प्रश्न धांसू तो। ये है प्रश्न, देखिए मज़ेदार एकदम। मिलान कीजिए आपको। आपको क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। कि विटामिन ई1 का नाम क्या है, विटामिन डी का, विटामिन ई और फिर विटामिन सी। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन-सा ऐसा विटामिन है, कौन-सी चीज़ में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, किस तरीके से करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना होता है, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए एक आध अगर भी आपको पता है अच्छे से, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं मान डालता हूँ, जैसे मुझे विटामिन डी है, तो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? आप देख लीजिए, सोयाबीन में, कोड लिवर ऑयल में, नींबू में या ये। चलिए ये नहीं आ रहा, मान लीजिए हमें ये आ रहा है विटामिन सी। तो विटामिन सी जैसे मैंने बताया अभी आपको, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, उनमें पाया जाता है। तो विटामिन सी को अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो विटामिन सी का मैं मिला देता हूँ, ये मिला दिया चलिए मैंने, ठीक है? तो डी का 2, अब डी का 2 कहाँ पर है? तो डी का 2 देखो कहीं नहीं है, क्लियर है? डी का 2 कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यानी कि 43/12 इसका आंसर होगा दोस्तों, 43/12 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डी का 2 किसी में नहीं है। देख लीजिए, डी का 2 किसी में नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इनको इसी प्रकार से आप डील करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे रहेंगे ये प्रश्न। अब पूरा मिला लीजिए, देख लीजिए, सी का 1 है, सी का 1 यानी कि विटामिन ई अंडे के अंदर, सही बात है। और बी का 3 है, बी का 3 है, इसका मतलब ये इसके अंदर है। बाकी का आपका बचा ए, तो विटामिन ई बन पाया था आपके सोयाबीन के अंदर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से मैंने इस प्रश्न को डील करा आपके लिए दोस्तों। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मिलान कीजिए, अब आपसे पूछा गया विटामिन बी1 वही चीज़ है, सोर्स या इसका सॉरी, इसमें पूछा गया है आपसे इसका केमिकल नाम है, तो मैंने केमिकल नाम आपको पीछे बताए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा सभी बच्चे मेरे छात्र-छात्रा हैं कमेंट में बताएँगे कि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि मैंने सभी विटामिन बी1 का नाम बता दिया, विटामिन बी2 नाम बता दिया, विटामिन बी6 का नाम, विटामिन बी12 का नाम। आपको सारे नाम मैंने बताए हैं दोस्तों। तो अब मैं चाहूँगा इसका आंसर आप करेंगे, ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ये बताए रखिएगा दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। अब इसमें पूछा गया है, ये रोग हैं एक साइड से, ये डिसीज़ दे रखी हैं और ये विटामिन्स दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? विटामिन्स। अब आपसे पूछा गया है कि रतौंधी किससे होता है? ये रतौंधी रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस है, वो किससे होता है? कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, अगर ए का चौथा है, तो ए का चौथा मिला लीजिए बस, खत्म हो गया, आंसर ही खत्म हो गया। तो ए का चौथा का मतलब सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ए का चौथा हो गया देखिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ए का चौथा किसी में नहीं था। बी का दूसरा, बी का पहला यानी कि रिकेट्स होता है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। स्कर्वी आपका जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी हो गया। लास्ट बचा आपका वेरी-वेरी, ये हो गया। तो आप चेक कर लीजिए, ए का चौथा ये रहा, बी का पहला ये रहा, सी का दूसरा ये रहा और डी का तीसरा ये रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 41-23 इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बेटा। आज के 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी करें और फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। 1 लाख फैमिली आपने बना दी दोस्तों हमारी फेसबुक पे। इसी प्रकार से आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़ें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी लोग हमारी नई वीडियो देख रहे हों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ लेने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाए और अमित क्लासेस आगरा के चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने की कृपा करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।